हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें प्रूफ करेंगे कि रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल क्या है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बताई थी। वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 2। तो बेटा आज हम लोग प्रूफ करेंगे पहले रिफ्लेक्शन और फिर बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। कल हमने एक बात आपको बताई थी कि टी टाइम में कोई भी वेव फ्रंट कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो वीटी डिस्टेंस कवर करता है। कितनी डिस्टेंस कवर करता है? वीटी। अगर हम कहें आपसे कि टी टाइम में जो वेव फ्रंट है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो वो डिस्टेंस कितनी थी बेटा? वीटी थी। कितनी थी बेटा? वीटी थी। इसको हमको याद रखेंगे, क्योंकि इसको याद रखेंगे तभी हम नेक्स्ट को आगे प्रूफ कर पाएंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बेस पे? ड्यू टू हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हमको ये चीज याद रखनी है, आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हम लोग प्रूफ करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। चलिए ध्यान समझिएगा। पहले इसका सबसे मेन इसका फिगर है बेटा। हमने क्या किया, एक सरफेस लिया जी, हमने एक सरफेस लिया। ठीक है, इस सरफेस पे हमने सबसे पहले क्या किया, दो रेज डाली कुछ इस तरीके से। ठीक, हमने कुछ इस तरीके से इसमें रेज डाली और एक कुछ इस तरीके से डाली बेटा। ठीक है, जरा बताओ कि यहां से ये किस तरीके का दिख रहा है आपको? परपेंडिकुलर दिख रहा है। ये हमारा कौन सा वेव फ्रंट है? कौन सा वेव फ्रंट? इंसिडेंट वेव फ्रंट। नाम याद रखिएगा, कौन सा वेव फ्रंट है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, अब एक चीज बताइए कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा एक्स डिस्टेंस में, जो एक्स डिस्टेंस है टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो वीटी। टी टाइम में कितनी डिस्टेंस? वीटी। डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? वी, और टाइम कितना? टी। ऊपर का मीडियम सेम है, जो भी मीडियम है, मान लीजिए कि यहां पर मीडियम है एयर, तो पूरे फिनोमिना में एयर ही रहेगा, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की बात। अब एक चीज बताइए, मैंने यहां से इतनी डिस्टेंस का क्या लिया? आर्क लिया। क्या लिया? आर्क लिया। और उस आर्क को यहां तो आपने लगाया ही लगाया है, साथ ही साथ बेटा पूरे सरफेस में आर्क लगा सकते हैं, लेकिन हमको रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है तो ऊपर के सरफेस में ही रखिएगा। तो एक हमने यहां पर कुछ इस तरीके से लगा दिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्या इन दोनों सरफेस को मिला दिया जाए? हमने क्या किया बेटा, इन दोनों सरफेस को आपस में मिला दिया। तो ये हमको क्या मिल गया? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बेटा ये कौन सा वेव फ्रंट है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो बेटा यहां से रे हमारी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हमारी रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, इतनी बात कंफर्म। ठीक है, फिर क्या किया जाए? फिर हम एक काम करते हैं बेटा कि यहां से ये जो आपने आर्क लगाया, ये कितने का लगाया है? x इक्वल वीटी का। x इक्वल वीटी का मतलब यहां से यहां भी कितना होगा? कितना होगा बेटा? वीटी। और ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये जो आपने लगाया है, ये भी कितना होगा बेटा? वीटी। कितना होगा? वीटी, क्योंकि रिफ्लेक्शन है।
रिफ्लेक्शन में जो आर्क लोगे वो तो सेम ही रहेगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट अगर एक जैसा मीडियम है तो सेम रहेगी, और टाइम जो भी लेगा वो इक्वल टाइम की ही बात करेगा, तो x इक्वल वी टी। तो यहां से मैंने एक आर्क लिया इतनी लेंथ का, फिर उसको ऊपर बढ़ाया, कुछ यहाँ पे कुछ कोई डिस्टेंस कम होती जाएगी, यहाँ पे लगाया, इन दोनों आर्क को मिला दिया तो क्या मिल गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गई बेटा, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक है, इतनी बात कंफर्म। ये हमारी कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे। तो ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे, और ये बेटा हमारी कौन सी हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, हम क्या करें, नॉर्मल बना दें, पहले नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल, यहां पर भी नॉर्मल बना दो। ठीक, क्या बेटा इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम लोग एंगल ऑफ आई कहते हैं। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल हम लोग आई बोलते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम लोग आर कहते हैं। बोलो ठीक है, ये आई और ये आर। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, ये सरफेस, ध्यान समझिएगा, ये सरफेस, ये जो सरफेस आपका दिख रहा है, ये सरफेस, ये ऐसा सरफेस है। ठीक, अब ये सरफेस है, इस सरफेस में ये जो सरफेस आपको दिख रहा है ये ऐसा सरफेस है। ये जो वेव फ्रंट आ रहा है भैया, जब रेस स्ट्रेट लाइन में आती हैं, इनफाइनाइट से आती हैं, तो हमेशा प्लेन वेव फ्रंट, तो कुछ इस तरीके का प्लेन वेव फ्रंट, मतलब अगर हम कहें तो कुछ इस तरीके का वेव फ्रंट। ये सरफेस है हमारा, ये सरफेस, ये जो आपको सरफेस दिख रहा है ये हमारा सरफेस है। रेज हमारी इनफाइनाइट से आ रही हैं तो वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट। ये प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन, जिसको ये बना है प्लेन वेव फ्रंट, इसका नाम इंसिडेंट वेव फ्रंट है। चलिए ठीक, अब सोचिए कि ये आई है और बेटा ये वाला एंगल 90 है, जरा गौर से देखिएगा फिगर, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना रिमेनिंग बेटा, 90 माइनस आई। बोलो ठीक है, ये आई है, ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ कैसी है, परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी तो बेटा ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आई। अब सोचो कि ये नॉर्मल और ये सरफेस, मतलब ये नॉर्मल है और ये सरफेस है, तो एंगल कितना, 90। ये नॉर्मल और ये सरफेस, तो एंगल कितना, 90। और ये देखो ये वाला एंगल आपको दिख रहा है यहां पर 90 माइनस आई, तो बोलो ये एंगल कितना बचा, आई बचे। 90 माइनस आई में आई को ऐड करो, आई से आई कैंसिल, तो कितना बचा, 90। तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल वो कितना हो गया, आई हो गया। बोलो इतनी बात कंफर्म। ये आई इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रही है, इंसिडेंट रे इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ परपेंडिकुलर, तो कितना एंगल बचा, 90 माइनस आई। ठीक है, इंसिडेंट ये जो नॉर्मल सरफेस है, नॉर्मल है, ये सरफेस के साथ कैसी होगी, परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 माइनस आई है, तो कितना बचा, ये वाला आई एंगल बचा। ठीक है बेटा, ये आर है तो ये एंगल कितना, बोलिए ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस आर। कैसे होगा ये आप समझ रहे होंगे, ये जो है ये जो कैसा होगा, कंप्लीट 90 डिग्री। ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड रे के साथ कैसा, परपेंडिकुलर, तो ये आर, तो ये 90 माइनस आर। ये हो गया नॉर्मल और ये सरफेस, देखिए ये बना है नॉर्मल और ये बना है सरफेस, तो ये होगा 90। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था वो बना रहा था 90 माइनस आर, तो ये वाला एंगल कितना बचा, आर। देखिए ये 90 माइनस आर बना रहा है, तो ये एंगल कितना बचा बेटा, आर। तो ये एंगल कितना हो गया, आर हो गया। बोलो इतनी बात कंफर्म, आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझ के करिएगा। बोलिए इतनी बात कंफर्म है, उसको इरेज कर देता हूं नीचे। अब जरा एक बात बताइए बेटा, क्या आपको एक चीज दिख रही है, हम नाम दे देते हैं बेटा पी क्यू आर एस, ठीक है। तो पी क्यू कैसा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट,
और एस आर कैसा वेव फ्रंट है? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, एस आर कैसा? रिफ्लेक्टेड। हम क्या करें, पी क्यू आर, कौन कौन सी ट्रायंगल ले लें, यहां सॉल्व कर दें, चलिए यहां लिख देता हूं, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पी क्यू आर और पी एस आर, दो ट्रायंगल मैंने लिए। जरा दो ट्रायंगलों को गौर से देखिए। पी क्यू आर कैसे बने हैं, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये कुछ ऐसे है और ये कुछ ऐसे है। ये है P, ये है Q, ये है R। ठीक, अब पी एस आर देखो, ये है P S R, ये है P, ये है S, ये है R। ठीक है, कन्फर्म। तो जरा बताइए कि Q से लेकर जो R तक की डिस्टेंस है वो कितनी VT है, और P से लेकर S तक की डिस्टेंस कितनी VT है। तो P से लेकर S कितना है, VT है। ठीक है, और Q से लेकर R कितना है, VT है। Q से लेकर R कितना है, VT है, जो R आपने लगाया था। बोलो ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है। तो ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, तो पी आर तो बेटा कॉमन है, कॉमन साइड है। फिर क्यू आर किसके इक्वल है, पी एस के, कितना है, वी टी, ये आर्क था हमारा, सेम मीडियम में, सेम। ठीक है, और बताइए क्या थी, ट्रायंगल पी क्यू आर और पी एस आर। पी एस आर कैसा था बेटा, 90 डिग्री था। तो देखिए तीन प्रॉपर्टीज मिल गई, एंगल और साइड और साइड। तो साइड एंगल साइड, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता था जब ट्रायंगल के रूल पढ़ाए जाते थे, तो याद है ये कैसे हो गए, दूसरे से कॉन्जोनेंट हो गए। तो कैसा बेटा, पी क्यू आर कॉन्जोनेंट किसके साथ, पी एस आर के साथ। ठीक है, तो बोलिए जो VT के सामने का एंगल है, VT के सामने का एंगल, और यहां VT के सामने का एंगल, तो देखिए यहां पर VT के सामने QR के VT के सामने का एंगल I है, और यहां पर देखो PS जो VT है इसके सामने का एंगल R है। तो इसके सामने का एंगल ये I है और इसके सामने का एंगल R है। तो भैया जब साइड सेम है और कॉन्जोनेंट है तो उसके फ्रंट के एंगल भी कैसे होंगे, सेम होंगे बेटा। तो एंगल I किसके इक्वल हो गया, एंगल I। ये कहां है, अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड। तो बोलो एंगल I किसके इक्वल हो गया, एंगल ऑफ R के। क्या बोलो, इतनी बात समझ में आई। Q से R की डिस्टेंस कितनी है, VT, क्योंकि मीडियम सेम है, स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी। ठीक है, तो बोलो यहां से P से लेकर S तक जो आपने यहां पर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाया उसको मैंने मिलाया है, तो कितनी डिस्टेंस है, VT है। तो VT सेम हो गई, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री सेम हो गया, ये साइड कॉमन हो गई, तो ये कॉन्जोनेंट हो गए। अपोजिट जो साइड सेम होती है उसके अपोजिट एंगल सेम होते हैं। इसके फ्रंट का एंगल VT है, इसके फ्रंट का एंगल R है। ठीक है, तो ये एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे। तो एंगल I किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल ऑफ R के होगा। बोलो इतनी बात कंफर्म है, बोलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर दिख रहा है आपको, चलिए ठीक है। फिगर आपको समझ में आया, रटने की जरूरत नहीं है। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये हमेशा नॉर्मल होगा, नॉर्मल का मींस परपेंडिकुलर होगा। हमने क्या किया बेटा, जितना यहाँ आर्क लिया इसको जब ऊपर की तरफ लगाया, तो जैसे आर्क लगाते चले जाओगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पर एक आर्क यहाँ लगाया, एक आर्क यहाँ लगाया, दोनों आर्कों को मिला दिया, क्या मिल गया हमको, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिल गया। ठीक है, इतनी बात सही हो गई। फिर क्या हुआ कि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई तो रिफ्लेक्टेड रे हो गई। हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, तो ये एंगल R और ये एंगल कितना, 90 माइनस R। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड रे के साथ कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 माइनस R। ये 90 माइनस R है, तो ये एंगल कितना बचा, R। क्यों, क्योंकि नॉर्मल और सरफेस, ये नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। तो 90 माइनस R में जब R को ऐड करो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर की गई। ये हमारा कौन सा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट।
ये नॉर्मल ड्रा किया तो ये एंगल आई, तो ये एंगल कितना बेटा 90 माइनस आर, सॉरी 90 माइनस आई। ये 90 माइनस आई हो गई तो इंसिडेंट वेव फ्रंट बेटा सरफेस के साथ कैसा एंगल बनाएगी, तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, नॉर्मल से ये नॉर्मल हमारा, ये हमारा नॉर्मल और ये हमारा सरफेस, तो एंगल 90, तो ये वाला एंगल कितना बचा बेटा आई बचा। बोलो इतनी बात कंफर्म है, बोलिए जल्दी से। तो इसका मतलब हाइगन्स प्रिंसिपल क्या प्रूव कर सकता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूव कर सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रफ कर दिया जाए, ओके। अब देखो बेटा, हमने रिफ्लेक्शन को तो प्रूव कर दिया, अब हम एक बात को समझें कि रिफ्रैक्शन भी प्रूफ करना है, तो रिफ्रैक्शन को प्रूफ करके देखते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान से समझिएगा चीजों को तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम प्रूफ करेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्रैक्शन का सबसे बड़ा लॉ क्या था बेटा, साइन आई अपान साइन आर इक्वल एन, और n की जगह लिखते थे n2 अपान n1। ठीक, इसी को प्रूफ करना है बेटा। यहां पर एक चीज है कि मीडियम चेंज है। मान लो ये हमने सरफेस बनाया, ठीक है, हमने ये बेटा इंसिडेंट रे और यहां पर इंसिडेंट रे, ठीक है, चलिए ठीक, थोड़ा दूर हो गया, ठीक है, सही रहेगा आपके लिए। तो ये हमारी हो गई बेटा इंसिडेंट रे, और ये हमारा मीडियम है N1 रेयरर है, और ये हमारा मीडियम N2 कैसा है, डेंसर है। ये N1 रेयरर है और डेंसर है। रेयरर में स्पीड V1 है, डेंसर में V2 है। सबको मालूम है कि डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 V2 से कैसा है, बड़ा है। ठीक है, हमने क्या किया सबसे पहले तो इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाया, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है बेटा, सबको एक चीज मालूम है कि अगर हम यहां से यहां तक का आर्क ले लें, चल ठीक, यहां से यहां तक का आर्क ले लें, तो जरा एक बात बताओ कि जब हम आर्क को यहां से लेके ऊपर भी ले जाएंगे, नीचे भी ले जाएंगे, लेकिन कॉमन सेंस की बात है, रिफ्रैक्शन प्रूव कर रहे हो, सेकंड मीडियम में जाना होगा आपको, तो हम सेकंड मीडियम में अगर जाएंगे तो क्या ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये आर्क कितना होगा, V1t, क्योंकि अब तो मीडियम चेंज है, मीडियम चेंज है, स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाएगी। तो यहां पर हमने कितनी लेट कर ली, V1, तो V1t। बेटा यहाँ पर जो रेयरर है, रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन जब डेंसर में आएगी तो स्पीड ऑफ लाइट कम। जब स्पीड ऑफ लाइट कम तो वहां पर डिस्टेंस भी जो ट्रेवल करेगी वो मिनिमम होगी ना इसके कंपैरिजन में। तो कितनी मिनिमम, हमने ये आर्क लगा दिया। ठीक, थोड़ा सा और अच्छे से फिगर अच्छा बन जाए, इन दोनों को आपस में मिला दिया। बोलो ठीक है, इसको मैंने आपस में मिला दिया। ठीक, अब क्या किया जाए, तो देखो ये हमको देखो एक सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस आपस में मिला दो। ठीक, और इस सरफेस का नाम क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या नाम हो गया बेटा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, कंफर्म। तो बेटा यहां से क्या करूं, रेस पास कर दो, कैसे, परपेंडिकुलर, तो ये यहां से ऐसे है तो कुछ इस तरीके से पास हो गई, यहां से भी पास कर दो तो भैया कुछ इस तरीके से, कैसा बेटा 90 डिग्री। भाई आगे मैंने इसलिए पास करा दिया जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। ये हो गया हमारा, बोलो इतनी बात कंफर्म है। अब बेटा नाम दे दो P Q R S। ठीक है, ये V1t, तो P से S तक आने में कितना आर्क, V2t। ध्यान रखिएगा V2t इज लेस देन V1t। अब आपको मैंने बात समझा दी है, रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम तो कम डिस्टेंस कवर करेगा। यही तो मैंने किया, V2t इज लेस देन V1t। ठीक है,
अब हम क्या करें, यहाँ नॉर्मल ड्रा कर दें, यहाँ नॉर्मल ड्रा कर दिया। अगर हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रा कर दिया तो हम यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना कि ये एंगल कितना आई, ठीक है। तो बोलो ये वाला एंगल कितना बेटा, 90 माइनस आई। अभी बताया था मैंने इंसिडेंट रे इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये आई तो ये 90 माइनस आई। अब ये 90 माइनस आई तो ये एंगल कितना बचा, आई बचा। कैसे आई बचा, अभी बताया था। ये नॉर्मल है, ये सरफेस है परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल, ये सरफेस कैसा परपेंडिकुलर। तो भैया ये 90 माइनस आई है तो आई होगा, जरा दोनों को ऐड करके देखो 90 आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। ये बेटा एंगल कितना, रिफ्रैक्टेड रे है मान लो, तो ये एंगल आर, ये एंगल आर, तो ये एंगल कितना बचा, ये एंगल कितना बचा, 90 माइनस आर। आप देखो ये एंगल आर, तो ये एंगल कितना, 90 माइनस आर, ऐड करके देखो 90 आएगा, आर से आर कैंसिल। ये 90 माइनस आर है, ये 90 आपको दिख रहा है, ये 90 आपको दिख रहा है। जरा ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो जरा 180 कैसे होगा बेटा, तो ये एंगल कितना होगा, तो 90 माइनस आर और 90, 180 माइनस आर हो गया। तो ये वाला एंगल कितना बचा, आर बचा। करके देख लीजिएगा, करके देख लेंगे। 90 माइनस आर और 90 को ऐड करो तो आर से आर कैंसिल, 90 90 180, ठीक, वेरी गुड। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब जरा एक चीज बताओ बेटा कि हम क्या क्या ट्रायंगल ले लें, पी क्यू आर और पी एस आर। कौन कौन से लिया, पी क्यू आर और पी एस आर। हमने ट्रायंगल लिया पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी एस आर। तो मान लो पहले पी क्यू आर को देखो, पी क्यू आर में जरा साइन आई निकालो। तो साइन आई इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल का फ्रंट होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है, क्यू आर, और हाइपोटेनस कितना है, ये है 90, तो हाइपोटेनस हो गया पी आर, हाइपोटेनस हो गया पी आर। तो ये हो गया साइन आई। अगर हम निकालें दूसरे ट्रायंगल से साइन आर, तो साइन आर इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, पी एस, और हाइपोटेनस कितना है, सेम पी आर। ये 90 है, ये हाइपोटेनस। बेटा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल क्यू आर अपॉन पी आर और पी एस अपॉन पी आर। तो पी आर से पी आर कैंसिल, कितना आया, क्यू आर अपॉन पी एस। बोलो क्यू आर कितना है, V1T, तो ये हो गया V1T अपॉन में पी एस कितना है, V2T, तो T से T कैंसिल, तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल, V1 अपॉन V2 के इक्वल। और बेटा हमको मालूम है कि n इक्वल जो होता है वो C अपॉन V होता है, तो n प्रोपोर्शनल 1 अपॉन V है ना, n प्रोपोर्शनल 1 अपॉन V, तो क्या लिखोगे, n1 अपॉन n2 इक्वल V2 अपॉन V1। तो कंपैरिजन करा लो, साइन आई अपॉन साइन आर, तो V1 अपॉन V2 की जगह उल्टा कर दो, n2 अपॉन n1, तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, n किसके इक्वल होता है, n2 अपॉन n1 के। तो क्या प्रूव हो गया, ये हमारा बेटा कौन सा लॉ प्रूव हो गया, स्नेल्स लॉ। क्या बताओ क्या प्रूव हुआ बेटा, स्नेल्स लॉ। बताइए कुछ बात समझ में आई आपको, बोलिए कुछ बात समझ में आई। हमने क्या किया, ये इंसिडेंट रे, ठीक, ये सरफेस है, ये सरफेस, और ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये सरफेस है और ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। इंसिडेंट रे इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ परपेंडिकुलर, तो ये आई, तो ये 90 माइनस आई। नॉर्मल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना बचा, आई। P से R तक कितना है, जो हमने आर्क लिया, जो P से R का आर्क लिया, तो Q से जब R तक लाइट पहुंची तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, V1T। ये रेयरर मीडियम था, रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है तो इस डिस्टेंस भी लाइट ज्यादा ट्रेवल करेगी। लेकिन जब हम P से अदर मीडियम में आए तो उतनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पर डेंसर मीडियम है।
तो बेटा हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, v2t। याद रखिएगा v2t हमेशा v1t से छोटा होता है। तो ये बेटा ये नॉर्मल, तो ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये r, तो ये एंगल कितना 90 माइनस r, ये एंगल 90 माइनस r है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना बचा, r बचा। तो ये जो वेव फ्रंट हमको SR मिल रहा है वो कैसा है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। कैसा है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। बोलो इतनी बात कंफर्म है। यहां से हमने सब इसको साइन आई इक्वल परपेंडिकुलर v1t अपॉन में हाइपोटेनस pr, फिर साइन r इक्वल परपेंडिकुलर कितना है v2t अपॉन में pr, तो pr से pr कैंसिल, v1 अपॉन v2। प्रूफ तो यही हो गया था लेकिन फिर भी हमने आगे बढ़ाया क्योंकि n इक्वल c अपॉन v, तो n प्रोपोर्शनल 1 अपॉन v, तो n1 अपॉन n2 इक्वल v2 अपॉन v1। तो बेटा हम यहाँ पर v1 अपॉन v2 की जगह लिख सकते थे n2 अपॉन n1। n2 अपॉन n1 को हम कहते हैं n, और n को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही स्नेल्स था ला था कि रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हाइगन्स के प्रिंसिपल ने दोनों बातें प्रूफ की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ध्यान रखिएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट हमेशा इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बोलिए इतनी बात आपको समझ में आई। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, अगर हम सेकंड थिंग की बात करें कि मान लीजिए कि इसका कुछ फॉर्मूले बनाते हैं, तो जैसे हमको मालूम है कि रिफ्रैक्शन के जो फिनोमिना होते हैं, जो हाइगन्स में जो रिफ्रैक्शन है या नॉर्मल जो रिफ्रैक्शन होता है उसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। ठीक, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो अगर हम एयर से पास कराते हैं, एयर से, तो एयर से पास कराएं तो भैया हमको एक बात मालूम है कि फ्रीक्वेंसी f इक्वल सी बाई लेमडा होता है। फ्रीक्वेंसी f इक्वल सी बाई लेमडा होता है। तो हम कहें एयर में लाइट ने कितनी स्पीड से चीज कवर की, तो c इक्वल क्या बेटा लिखोगे, f लेमडा। ठीक है, ये हो गया c इक्वल f लेमडा, एयर का है, एयर का। ठीक, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रेड कर लिया। लेकिन बेटा इसी बात को अगर हम किसी ग्लास सरफेस पे ले आते, मान लो लेट ग्लास सरफेस, हमने कहा लिया बेटा ग्लास सरफेस के लिए, तो ग्लास पे लाओ, किसी पर भी लाओ, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती है। रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में फ्रीक्वेंसी को हम चेंज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। तो बेटा f इक्वल c की जगह स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, v वेवलेंथ तो चेंज हो जाएगी, ग्लास है तो लेमडा g, ये हो गया। तो बोलो v इक्वल कितना आया, f लेमडा g। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। एयर में हो गया f इक्वल c बाई लेमडा, तो c इक्वल f लेमडा a मैंने क्यों लगाया, क्योंकि एयर के लिए है। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, f इक्वल v बाई लेमडा g। तो v इक्वल f लेमडा g। जरा फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करो, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करो, तो c अपॉन v, f से f कैंसिल, लेमडा a अपॉन लेमडा g। और बेटा याद करो c अपॉन v को n कहते हो, c अपॉन v को क्या कहते हैं, n कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n इक्वल क्या मिला, लेमडा a अपॉन लेमडा g। अब कोई जरूरी नहीं है, मैंने g मान लिया था। जनरली आप फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे लेमडा अपॉन लेमडा डैश। क्या यूज करेंगे, n इक्वल लेमडा अपॉन लेमडा डैश। तो बेटा लेमडा डैश की जो वैल्यू है वो लेमडा बाई n है, मतलब n जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा तो वेवलेंथ उस लाइट की उस मीडियम में कम होती जाएगी। जितना अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, एयर है तो वेवलेंथ ज्यादा है, वाटर है तो कम हो जाएगी, ग्लास है तो और कम हो जाएगी, डायमंड है तो और कम हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या, लेमडा डैश इक्वल लेमडा अपॉन m। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब रिफ्लेक्शन के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है लेकिन वेवलेंथ सेम रहती है, लेमडा सेम रहता है और स्पीड ऑफ लाइट भी सेम रहती है। जो भी उस मीडियम की दी होगी वही होगा। एनसीईआरटी में इसका न्यूमेरिकल भी दिया है, अभी मैं न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूं। रिफ्लेक्शन में लेमडा सेम रहता है,
क्योंकि मीडियम जो भी लोगे वो तो मीडियम वही रहेगा ना। तो स्पीड ऑफ लाइट और रेड कलर आप डाल रहे हो तो रेड कलर की इंटेंसिटी कम नहीं होगी, क्योंकि सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा है, उसी सरफेस पे है, उसी मीडियम में है, इसलिए लैम्डा सेम और स्पीड ऑफ लाइट भी क्या रहती है, सेम रहती है। लेकिन जब हम लोग रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और क्या क्या चेंज हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज, क्योंकि मीडियम चेंज तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी, साथ ही साथ लैम्डा भी चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि मीडियम चेंज तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज तो वेवलेंथ भी बदल गई। तो ये फॉर्मूले हैं, उनको ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल अभी आएंगे, इसके न्यूमेरिकल आपको लगवाएंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, गुड। चलिए अब देखिए, मान लीजिए प्रिज्म है, रेयर केसेस में पूछ देता है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट प्रिज्म से पास करा लो, तो कोई दिक्कत नहीं, हम प्रिज्म से पास करा देंगे, ठीक है। चलिए पास कराते हैं। मान लीजिए कि प्रिज्म से पास कराते हैं, ठीक। ये हमारा प्रिज्म है, इतना कमजोर प्रिज्म, कह दो कमजोर प्रिज्म नहीं चाहिए सर, ये ठीक है, ये प्रिज्म है। यहां से बेटा रेज आ रही हैं, ठीक, सॉरी ये थोड़ा नीचे से बनाइएगा, सरफेस से, बेस से करें, हाँ ठीक। तो बेटा ये वाला जो वेव फ्रंट होगा, इसका नाम क्या होगा नाम तो इंसिडेंट वेव फ्रंट, लेकिन कैसा वाला, प्लेन वाला, याद है ना, ये रेज ऐसे जाती हैं तो प्लेन वेव फ्रंट ऐसे होता है, प्लेन वेव फ्रंट। आपको याद होगा, आपने पीछे पढ़ा होगा, ऐसे रेज जाती थी तो वेव फ्रंट कैसा बनाता है, प्लेन वेव फ्रंट बनाता है, ये वही बात है बेटा, ठीक है। लेकिन बेटा यहां का जो मीडियम है, मान लो एयर है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, ठीक है। प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, क्योंकि प्रिज्म ग्लास से भी बना है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और 1.5 जैसे आओगे तो मालूम है कि V ऑफ A बड़ा होगा V ऑफ G, मतलब वेलोसिटी, स्पीड एयर में ज्यादा होगी, ग्लास में कम होगी, ग्लास में कम होगी तो लाइट थोड़ा डाइवर्ज हो जाएगी, मतलब झुकने लगेगी, स्लो हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो स्लो हो जाएगी इसका मतलब कुछ, जैसे ही ग्लास को क्रॉस करके एयर में आएगी, लेकिन तब तक थोड़ा लीस्ट काउंट, थोड़ा सा स्लो हो जाता है, थोड़ा सा कैसा बेटा, स्लो। ये कौन सा वेव फ्रंट है, कौन सा है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, लेकिन नेचर कैसा, प्लेन। कौन सा वेव फ्रंट मिलेगा, रिफ्रैक्टेड, ठीक, लेकिन कैसा होगा बेटा, प्लेन होगा, क्योंकि ये लाइट कौन सी होती है, इमर्जेंट। तो ये कौन सी रेज है, इमर्जेंट, और ये कौन सी रेज है, इंसिडेंट। तो ये वेव फ्रंट याद रखिए, कैसा मिलेगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए कि हम इसी के साथ कॉन्वेक्स के बिहेवियर में चेक करना चाहें कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या करेगा। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब बेटा हमने क्या किया, यहां से रेज आ रही हैं, तो क्या होगा बेटा, बोलिए, कोई क्या होगा बेटा, कुछ कन्वर्ज हो जाएंगी, वो कहां पे जाके मिल जाती हैं, फोकस पे। तो जरा एक बात बताइए, यहां पर कौन सा वेव फ्रंट होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। कैसा होगा नेचर में, प्लेन होगा, कैसा होगा, प्लेन। ये रेस ऐसे, तो प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। लेकिन जब हम यहां पर पहुंचे तो पहले लाइट मार्जिनल जो रेस थी दूर दूर से आ रही थी, तो वेव फ्रंट बड़ा बनाएंगी, तो कुछ कैसा वेव फ्रंट बेटा, ये इसका वेव फ्रंट है, कैसा है बेटा, स्फेरिकल कन्वर्जेंट वेव फ्रंट। बोलो ठीक है, कैसा बनेगा, स्फेरिकल कन्वर्जेंट वेव फ्रंट। कैसा बना बेटा, स्फेरिकल कन्वर्जेंट वेव फ्रंट। बोलो इतनी बात ठीक,
प्रिज्म में कैसा मिला? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। कैसा मिला? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। कैसा था? प्लेन था। यहां कैसा मिला? स्फेरिकल कन्वर्जेंट वेव फ्रंट। बोलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बोलिए बात कंफर्म है? तो ये थी आपकी हाइगन्स प्रिंसिपल की थ्योरी। जो हाइगन्स प्रिंसिपल में, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, वेव नेचर क्या है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या है, वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट के 3 टाइप हमने पढ़े, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सोर्स पॉइंट था, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सोर्स लीनियर था, प्लेन वेव फ्रंट, सोर्स कैसा था, स्ट्रेट लाइन था। ये सारी चीजें पढ़ी। फिर हमने सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल पढ़ा। सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल में हमने कई सारी चीजें पढ़ी कि ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज वर्किंग एज अ न्यू डिस्टर्बेंस ऑफ सोर्स। हर पॉइंट वेव फ्रंट में एक नए सोर्स का काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। इट स्प्रेड लाइट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाइट को फैलाता है उतनी ही स्पीड से जितनी उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हो। और क्या करता है? एक एनवलप क्रिएट करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसका तो हमने रिफ्लेक्शन प्रूफ किया, रिफ्रैक्शन प्रूफ किया और कुछ फॉर्मूले जाने। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी से। चलिए, हो गया? ठीक है, ओके बेटा, ठीक। कोई पूछे प्रिज्म से पास कराओगे तो कैसा वेव फ्रंट मिलेगा? तो बताइएगा रिफ्रैक्टेड, लेकिन नेचर में कैसा होगा? प्लेन। कोई पूछे लेंस से पास कराओगे, कॉन्वेक्स में, क्योंकि ज्यादा पॉपुलर है, तो कैसा मिलेगा? कन्वर्जेंट स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल 600 नैनोमीटर। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक लाइन से जो लाइट आती है, एक इंटेंसिटी की आती है, उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। एयर टू द ग्लास वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, ये 3 चीजें पूछ रहा है और n की वैल्यू दे रहा है ग्लास में 1.5। 2 फिनोमिना में पूछ रहा है, रिफ्लेक्टेड, 2 फिनोमिना में पूछ रहा है, रिफ्लेक्टेड में और दूसरा रिफ्रैक्टेड में। चलिए पॉज करके ट्राई कर लीजिए। आपने ट्राई कर लिया होगा, पॉज करके वीडियो को ट्राई जरूर कर लिया करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बेटा वेवलेंथ की बात करते हैं। पहले हम पहला पोर्शन सॉल्व करते हैं रिफ्लेक्टेड का। तो मैंने बेटा बताया था रिफ्लेक्टेड में क्या है? मीडियम चेंज होगा नहीं। मीडियम चेंज होगा नहीं तो रेड लाइट आपने डाला, मान लो रेड लाइट की जितनी इंटेंसिटी है उतनी ही रहेगी, कम होगी नहीं। तो भैया वेवलेंथ तो सेम रहेगी, लैम्डा इक्वल 600 नैनोमीटर। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी आए तो फ्रीक्वेंसी F इक्वल C बाई लैम्डा होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी C बाई लैम्डा, C कितना? 3 × 10⁻8 और लैम्डा कितना? 600 और नैनो का मीन्स 10⁻⁻9। बेटा 2 0 से यहाँ 2 पावर कम, -7 हो गई। -7 ऊपर जाएगा तो +7 हो जाएगा, तो 3/6 × 10⁻15 हो जाएगा। और 3 2 जा 6 डिवाइड करोगे तो 0.5 × 10⁻15 हर्ट्ज, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। क्या लिख सकते हैं बेटा? 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, स्पीड तो मैं बता चुका हूं, रिफ्लेक्शन के समय C इक्वल V होता है, C इक्वल V होता है। तो ये 3 पार्ट हो गए रिफ्लेक्टेड के। फिर आया रिफ्रैक्टेड, सेकंड पार्ट आया आपका रिफ्रैक्टेड। तो रिफ्रैक्टेड में बेटा सबसे पहले फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंसी तो बेटा वही रहेगी, F इक्वल 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, पहली बात हमको कंफर्म हो गई। दूसरी बात क्या बचा बेटा? से V स्पीड पूछ रहा है, तो बोलो n इक्वल क्या होता है? C/V। तो V इक्वल क्या? C/n। C कितना है? 3 × 10⁸ और n कितना है? 1.5। 15 2 होता है, पॉइंट से 0 और कैंसिल। तो V कितना बेटा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखा, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई, वहां थी 3 × 10⁸, यहां पर हो गई 2 × 10⁸। ठीक है, फिर थर्ड पोर्शन आया इसका कि क्या? वेवलेंथ। ये सेकंड दूसरी बात थी।
फिर तीसरा आया कि वेवलेंथ, अभी मैंने बताया n इक्वल लैम्डा अपान लैम्डा डैश, तो लैम्डा डैश इक्वल क्या मिलेगा, लैम्डा बाई n, तो लैम्डा डैश इक्वल लैम्डा है 600 nm और n कितना है 1.5, तो पॉइंट से 0, तो लैम्डा डैश कितना 15, 4 जा 60, 400। देखो वेवलेंथ भी कम हो गई, कितनी हो गई ग्लास में वेवलेंथ कितनी आ रही है 400 नैनोमीटर। बोलो इतनी बात ठीक है, बोलिए स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इतनी बात कंफर्म हो गई होगी। एक न्यूमेरिकल और करेंगे, फिर अपने मन से आप न्यूमेरिकल को ट्राई करिएगा। ठीक है, रफ कर दें। हाँ। कह रहा है कि ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड n दे रहा है, n 2.47, किसका, डायमंड का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड विंडो ग्लास n दे रहा है 1.5, विंडो ग्लास। ठीक है, ओके बेटा। फिर कह रहा है हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन विंडो ग्लास देन इन डायमंड। तो कह रहा बताओ कि ग्लास में डायमंड के कंपैरिजन में लाइट कितना तेज चल रही है। बात समझ में आई? ग्लास में जो लाइट चल रही है वो डायमंड के कंपैरिजन में कितना तेज है। मतलब क्या पूछ रहा है, डेल्टा वी पूछ रहा है। तो क्या करें बेटा, अब सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी समस्या हमारे सामने दिख रही, 2.47 है या 1.5 तो सॉल्व हो जाता है आसानी से। तो एक काम करते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं डायमंड में। ठीक, डायमंड के लिए तो फॉर्मूला n इक्वल सी अपान वी, ये एन डी और ये वी डी, क्योंकि सी तो सेम रहेगा। तो वी डी इक्वल सी बाई एन डी, सी कितना 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में एन डी 2.47। तो इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग आएगा, शायद मेरे हिसाब से कितना आ रहा है 1.2। ठीक आ रहा 1.2 इंटू 10 की पावर 8। अब सॉल्व आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। ये डायमंड में स्पीड है, लेकिन जब ग्लास में हम आए तो एन जी इक्वल सी अपान वी जी और वी जी इक्वल सी अपान एन जी। तो सी कितना 3 इंटू 10 की पावर 8 और एन जी है 1.5, पॉइंट से 0 कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो वी जी कितना 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल ठीक है, ग्लास में स्पीड ज्यादा है। ठीक है, हाँ, तो Vg इज ग्रेटर देन Vd तो है, वो तो पहले से ही बात है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, कई बार बता चुका हूं आपको। तो डेल्टा V कितना फास्टर है, तो Vg माइनस Vd, Vg है 2 इंटू 10 की पावर 8 माइनस Vd है 1.2 इंटू 10 की पावर 8। बेटा 10 की पावर 8 कॉमन, 2 में 1.2 को माइनस करो तो 0.8। तो आंसर है 0.8 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इतनी ज्यादा स्पीड है ग्लास में, किसके कंपैरिजन में, डायमंड के कंपैरिजन में। बोलो बात समझ में आई? बोलो बात को समझ में आई कि नहीं आई आपको? जल्दी बताइए। एक न्यूमेरिकल और करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। बस एक लास्ट न्यूमेरिकल और करेंगे, इसके बाद बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। और जो नहीं आएंगे तो कमेंट बॉक्स में इसको डाल दीजिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा कह रहा है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ 400 nm टू 700 nm। जो वेवलेंथ है वो 400 nm से लेकर 700 nm तक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। What will be wavelength if the light goes through the water? कह रहा वाटर से चले
तो बताओ वेवलेंथ कितनी होगी। वाटर का n दे रहा है 1.33, ये है लैम्डा। अब बेटा समस्या 400 से 700 तो सब बहुत कुछ होता है, तो हम एक काम करते हैं, वेवलेंथ पूछ रहा है तो n इक्वल लैम्डा अपान लैम्डा डब्लू वाटर के लिए, तो ग्लास की जगह वाटर लगा दीजिए। तो लैम्डा डब्लू इक्वल लैम्डा बाई n, लैम्डा कितना स्टार्टिंग में 400 nm और n कितना है 1.33, तो सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा 13 के समथिंग आएगा। कितना आ रहा है अप्रॉक्स 300 nm, कितना आ रहा है 300 nm करके देख लीजिएगा बेटा। 1.33 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 399 आएगा, 399 इसलिए ठीक। पॉइंट हटाओगे 2 जीरो, 133 3 जा 399, ये 3 हो गया और 2 जीरो इसके मिलेंगे तो 300 nm हो गया। एक पहली ये हमको मिल गई, ठीक है। लेकिन दूसरे में पूछ रहा है लैम्डा डब्ल्यू फिर चाहिए, फिर फॉर्मूला लैम्डा बाई n, लैम्डा अब है 700 nm और n है 1.33। सॉल्व करो, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 133 6 टाइम जाएगा नहीं, 5 टाइम समथिंग जाएगा, 525 कितना जा रहा है बेटा 525 nm लैम्डा वाटर में। तो बताओ रेंज कितनी है, वाटर में जो वेवलेंथ आ रही है उसकी रेंज है 300 नैनोमीटर से 525 नैनोमीटर, जबकि जब एयर में था तो 400 नैनोमीटर से लेकर कितना था 700 नैनोमीटर था। बोलो इतनी बात कंफर्म हुई, इतनी बात आपको कंफर्म है कि नहीं। तो ये था हाइगेंस का टॉपिक, यहाँ से हाइगेंस का टॉपिक खत्म हो गया। कल हम लोग इंटरफेरेंस की बात करेंगे, तो आप अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।